हाय एवरीवन, सभी का वॉर्म वेलकम है वाइड योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज सुबह का 11 अप्रैल का फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। राइट लेसन्स इसका टाइटल है। ये आर्टिकल लिखा हुआ है करंट गवर्नमेंट के द्वारा एनसीईआरटी की किताबों में से हिस्ट्री को तोड़ने और मरोड़ने और अपने हिसाब से बदलने के एलिगेशंस पे। हिस्ट्री को क्यों बदला जा रहा है? ताकि अपना नैरेटिव जो है पास ऑन किया जा सके यंगर जनरेशन पे। चलिए शुरू करते हैं। बहुत इंफॉर्मेटिव आर्टिकल आज का। अपना क्विज देख लो फटाफट से। आर्टिकल को पढ़ते हुए चीज़ों को समझना है और सभी चीज़ों को, सभी एस्पेक्ट्स को साथ में लेके चलना है। इस क्विज़ में आपका कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर, वोकैब सब कुछ कवर हो जाएगा। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाता हूँ, ठीक है? चलिए क्लास को शुरू करते हैं, कुछ नया सीखते हैं। चलिए, कह रहा है जी राइट लेसन्स। देखिए, लेसन का मतलब होता है सबक, शिक्षा, लर्निंग, और राइट का मतलब होता है बिल्कुल सही, बिल्कुल करेक्ट। करें बिल्कुल सही और करेक्ट लेसन्स हमें लेने हैं, गलत शिक्षा बच्चों को नहीं देनी है। अब किसकी बात कर रहे हैं? बात कर रहा है ऑन द लैक ऑफ, ये लैक ऑफ 2 बार लिखा गया है ना, ऑन द लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म इन द एनसीईआरटीज डिलीशन इन टेक्स्ट बुक्स। बात हो रही है उस लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म की जो एनसीईआरटी ने दिखाया है डिलीशंस के जरिए अपनी टेक्स्ट बुक्स में। अब ये क्या होता है डिलीशन? किसी चीज़ को डिलीट करने के काम की प्रोसेस को बोलते हैं डिलीशन। एनसीईआरटी ने बहुत सारे डिलीशंस किए हैं अपनी किताबों में। अपनी किताबों में से आरएसएस के बैन के बारे में जो था वो निकाल दिया गया। अपनी किताबों में मुग़ल हिस्ट्री को जो था रखा हुआ था उसको भी निकाल दिया। 2002 के दंगे थे उसकी बार उस रेफरेंस को भी अपनी किताबों में से निकाल दिया। तो एनसीईआरटी जो डिलीशंस कर रहा है अपनी किताबों में, उसमें लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म दिखाई देता है, प्रोफेशनल होकर डिलीशंस नहीं हो रहे हैं। चलिए, लेसन वर्ड आपने देख लिया, सबक के लिए यूज़ होता है। इसके लिए एक वन वर्ड भी है अपने पास, वन वर्ड भी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ, बार बार इसीलिए लिखता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है? टेक अवे, टेक प्लस में अवे। जिस चीज़ में से, किसी चीज़ में से जो आप टेक करके अवे ले जाते हैं, किसी चीज़ में से जो आप दूर ले जाते हैं, जो निकाल करके ले जाते हैं, वही शिक्षा कहलाती है या लेसन कहलाता है। वैसे ये वर्ड एक ही है, टेक अवे। इसको अपने ऐसे ब्रेक करके याद कर सकते हैं। चलिए, अब देखो एक वन वर्ड बनता है किसी ऐसी कहानी के लिए जिसमें आपको एक मॉरल शिक्षा मिले, नैतिक लेसन मिले। ऐसी कहानी को वन वर्ड में क्या बोल सकते हैं? बड़ा ही कॉमन सा वन वर्ड है ये। मेरे ख्याल से आप में से 60% लोगों को आता होगा। कमेंट्स में डालना। या लिख रहा हूँ मैं, ऐसी कहानी जिसमें आपको मॉरल लेसन मिले, उसको इंग्लिश में बोलते हैं फेबल, ठीक है? और इसके लिए एक और भी है, पैराबल। पंचतंत्र की कहानियाँ हैं जैसे, है ना, शेर ने चूहे को मारा, फिर चूहे ने ये बोला। तो इस तरह से जो कहानियाँ होती है ना, जिसमें ऐसे कार्टून कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे, चीता, शेर, कौवा, और जिसमें से कुछ मॉरल लेसन निकलेगा, कुछ नैतिक शिक्षा निकलेगी, दैट इज़ कॉल्ड अ फेबल और अ पैराबल। चलिए, ये दोनों वन वर्ड्स याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। टाइटल पैराग्राफ को देखेंगे क्या कहना चाह रहा है। कह रहे वाइडर ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशंस आर नीडेड इन शेपिंग द करिकुलम। कह रहे हैं हमें वाइड स्केल पे, वाइडर मतलब हर तरफ फैला हुआ, वाइड तो आप समझते ही हैं ना, बहुत चौड़ा, तो वाइडर मतलब हर तरफ फैला हुआ। और ट्रांसपेरेंट तो आप समझ ही रहे होंगे, पारदर्शी हो, जो क्लियर हो, जो सबके सामने हो। कह रहे हैं ऐसी कंसल्टेशंस हमें चाहिए, ऐसी बातचीत हमें चाहिए जो वाइडर हो, ट्रांसपेरेंट हो, जो सबके सामने हो और सबके साथ में हो। कह रहे हैं इनकी ज़रूरत है, आर नीडेड है ये पैसिव वॉइस में। और किस काम में भाई? शेप करने में। शेप करना किसी चीज़ को उसकी फॉर्म में लाना, है ना? तो शेप करने में हमारे करिकुलम को, बच्चों के पाठ्यक्रम को। करिकुलम मतलब आपका सिलेबस, ठीक है? सिलेबस। तो सिलेबस को कभी भी शेप करना हो, कुछ भी नया और जो है उसमें डालना हो या पुराना निकालना हो, तो कंसल्टेशंस हों पहले विद्वानों के साथ में, उस एरिया के, उस फील्ड के स्कॉलर्स के साथ में, और उसमें सभी स्कॉलर्स को वाइड स्केल पे इंक्लूड किया जाए और सारी कंसल्टेशंस ट्रांसपेरेंट हो, सबके सामने हो। उसी के बाद में करिकुलम को चेंज किया जाए, अपने आप से ना करें। चलिए, कंसल्टेशंस आपका सब्जेक्ट है। कंसल्टेशन आप समझते ही हैं, बातचीत, है ना, आपसी। आर नीडेड इसकी वर्ब है पैसिव वॉइस में। करिकुलम यानी कि आपका पाठ्यक्रम, आपका सिलेबस। करिकुलम वर्ड की खासियत भी है, ये पीछे यू एम ले रहा है, तो यू एम लेने की वजह से ये सिंगुलर है। तो ये यू एम लेने वाले सभी वर्ड्स 5-6 मैंने आपके सामने लिख दिए हैं, ये सिंगुलर ही होते हैं। अगर इनका प्लूरल बनाना हो तो सीधा सा काम क्या करना है, यू एम को निकाल के उसकी जगह ए लगा देना है।
करिकुलम जो है वो सिंगुलर होगा, लेकिन करिकुला ये प्लूरल होगा। पोडियम सिंगुलर, पोडिया प्लूरल। पोडियम मतलब होता है मंच, है ना, मंच। स्टेडियम से स्टेडिया, अडेंडम से अडेंडा। अडेंडम मतलब एक लिस्ट जो किताब के एंड में लगे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के लिए, है ना। मीडियम से मीडिया, बैक्टीरियम से बैक्टीरिया। वैसे 2-3 और भी हैं, जैसे कि क्राइटेरियन है, अगर एक कसौटी है तो क्राइटेरियन, अगर कई कसौटियाँ हैं तो क्राइटेरिया। तो अम और अन है ना, ON, इन दोनों को आप ए बना करके पीछे लगा के प्लूरल बना सकते हैं। फिनोमिनन मतलब एक खास घटना, फिनोमिना मतलब कई घटनाएं। तो इन पे कुछ क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे और हूबहू इसी तरह के होंगे। द करिकुलम हैव बीन चेंज दिस ईयर, सिलेबस बदल दिया गया है इस साल का। करिकुलम तो सिंगुलर होता है तो वर्ब हैव नहीं लगा सकते, आपको वर्ब लगानी पड़ेगी हैज़। वैसे ही अ न्यू बैक्टीरिया हैज़ इन्फेक्टेड द लाइव स्टॉक, नए एक बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया है जानवरों को, पालतू लाइव स्टॉक को। लाइव स्टॉक का मतलब गायें, भैंसें, बकरियां, जिनको आप पालते पोसते हो ना, उनके दूध के लिए, उनके, समझ गए ना, तो लाइव स्टॉक कहलाता है। तो हमारे मवेशियों को एक नए बैक्टीरिया ने इन्फेक्ट कर दिया है। भैया बैक्टीरिया एक है तो बैक्टीरिया नहीं हो सकता, फिर बैक्टीरियम होगा। सिंगुलर लगाओ एक के साथ में तो बैक्टीरिया गलत है, बैक्टीरियम। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका एक प्यारा सा। आगे बढ़ेंगे, एक लाइक और एक शेयर क्लास को ज़रूर से दें। जल्दी से अपने इस आर्टिकल की वोकैब पे नज़र डालते हैं ताकि इसको अपने स्मूथली पढ़ सकें। और उसी के साथ में टेक्स्ट बुक के मॉक टेस्ट पास पे 1 ईयर पास पे सेल एक्टिव हो चुकी है 9 से 11 अप्रैल के बीच में। फ़ायदा ले सकते हैं आप, अगर अभी तक आपने सेल को मिस कर दिया था तो। 1 ईयर पास है 269 में मिल रहा है आपको। इस 1 ईयर पास में आपको लगभग 70,000 मॉक टेस्ट मिल जाते हैं 650 से ज़्यादा एग्जाम्स के। SSC, बैंकिंग, IBPS, PO, क्लरिकल, रेलवेज़, सबको अलग अलग बाय नहीं करना है, एक ही पास में सभी के अपडेटेड लेटेस्ट पैटर्न पे बेस्ड जो है मॉक टेस्ट आपको मिल जाएंगे। अब लेटेस्ट पैटर्न वाले आ रहे हैं, सारे मॉक टेस्ट का फ़ायदा ले सकते हैं। सेल का फ़ायदा लेने के लिए कमेंट सेक्शन में जाएं, वहाँ मिलेगा आपको लिंक। आपको 1 ईयर पास दिखाएगा 299 में ड्यूरिंग द सेल, इन 3 दिनों के दौरान। लेकिन ये प्राइस भी फाइनल नहीं है, अगर आप यूज़ करते हैं कोड YT10। जैसे इस कोड को लगाएंगे YT10 को, आपका प्राइस घट के कितना हो जाएगा, 299 से 269। कमेंट सेक्शन में लिंक रखा है टेक्स्ट बुक का, अगर आपको पास की ज़रूरत थी देन दिस इज़ द राइट टाइम टू बाय ए पास। चलो जी, अपनी वोकैब शीट है 11 अप्रैल की, अलग से कर दिया गया डेट वाइज। आज के वर्ड्स हैं टेनर से लेकर के बहुत सारे है ना, पैडागोजी तक। देखिए टेनर वर्ड है, इसका मतलब होता है इंग्लिश में मिजाज, मूड, किसी चीज़ का जनरल कैरेक्टर। जैसे बर्फ़ का मिजाज होता है कोल्ड, है ना, कोई गर्म चीज़ है तो उसका मिजाज होता है हॉट। इसको टेम्पर भी बोल सकते हैं, थीम या डिस्पोजिशन भी बोल सकते हैं। आपके मूड के लिए, मिजाज के लिए इस वर्ड को यूज़ किया जाता है। द टेनर ऑफ द मीटिंग वॉज पॉजिटिव, मीटिंग का जो मिजाज था, जो टेनर था, जो टेम्पर या डिस्पोजिशन था, वो बड़ा पॉजिटिव था, बड़ा सकारात्मक था। तो ये टेम्पर नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे। आज का अगला वर्ड है पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव का मतलब होता है व्यू पॉइंट, आपका नज़रिया, सोचने का तरीका। इसको परसेप्शन या आउटलुक भी बोल सकते हैं। परसेप्शन नाम का वर्ड आर्टिकल में देखेंगे पर्सपेक्टिव का सिनोनिम। दे ट्राइड टू लुक एट द प्रॉब्लम फ्रॉम अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव, उन्होंने कोशिश किया कि वो प्रॉब्लम की तरफ लुक ऐड करें, प्रॉब्लम की तरफ देखें एक दूसरे पर्सपेक्टिव से, दूसरे नज़रिए से। कभी कभी प्रॉब्लम को अलग नज़रिए से देखते हैं तो उसका अलग सोल्यूशन आपको मिल जाता है ना। तो ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। अगला वर्ड है आज का प्रिवेल। प्रिवेल का मतलब होता है जी रूल करना या डोमिनेट करना। अगर 2 लोग आपसी किसी जो है कंपटीशन में हैं तो जो जीतेगा ना वो प्रिवेल करेगा, ठीक है, ऐसे याद रखो इस वर्ड को, है ना। किसी स्ट्रगल के अंदर जीतना या डोमिनेट करना एट द एंड इज कॉल्ड टू बी प्रिवेलिंग। चलिए, डिस्पाइट द रिटोरिक अबाउट रिफॉर्म्स पॉवर्टी एंड करप्शन प्रिवेल। बावजूद बड़ी बड़ी बातों के, रिटोरिक के, जो है रिफॉर्म्स को लेके, सुधारों को लेके, गरीबी और करप्शन आज भी डोमिनेट या रूल कर रहे हैं, आज भी बने हुए हैं, विद्यमान है, ठीक है। तो इस तरीके से प्रिवेल वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। परसिस्ट या ट्रायम्फ इसके सिनोनिम्स हैं, ये वर्ड आर्टिकल में प्रिवेल आप देखने वाले हैं। अगला वर्ड है विम्सिकल, बहुत बार आ चुका है पिछले कुछ क्लासेस में। विम का मतलब होता है आपका मूड, और विम्सिकल वो चीज़ है जो फुल ऑफ मूड है, यानी कि मूडी है। आपकी हर वो बात जो आप अपने मूड के हिसाब से करते हैं वो विम्सिकल, एक्सेंट्रिक या आर्बिट्रेरी कहलाती है ना। द यूथ आर फैन ऑफ विम्सिकल फैशन नाउ डेज,
जो यंग पीपल हैं आजकल फ़ैन होते हैं मूडी फैशन के, अजीबोगरीब फैशन के नाउडेज आजकल। तो ये विम्सिकल का सिनोनिम आर्बिट्रेरी, जिसका खास मीनिंग होता है मनमाना, उसको आप आर्टिकल में देखेंगे। जैसे आपका आर्बिट्रेरी शेड्यूल हो पढ़ाई का, आप कभी भी उठ जाते हो दोपहर में 1 बजे भी सो के, है ना, और फिर कभी जो है पूरा दिन मैथ पढ़ने लगते हो, फिर 2 दिन के बाद आपको याद आता है अच्छा अब इंग्लिश पढ़ूंगा। तो ये जो आप शेड्यूल बना के बैठे हो ना, इसको एक वर्ड में बताया जाए तो वो वर्ड होगा आर्बिट्रेरी। आप अपने मूड के हिसाब से पढ़ते हो, ना कि अपने एग्ज़ाम की ज़रूरत के हिसाब से। चलिए थोड़ा सा आप इनको रिलेट करोगे ना अपने करंट कंडीशन से, तो ये वर्ड आपको ऐसे लगेंगे जैसे समझ गए ना, डेली रूटीन जो है लैंग्वेज इनमें यूज़ कर सकते हो। अगला वर्ड है क्लैंडस्टीन। क्लैंडस्टीन का मतलब होता है जी सीक्रेट या हिडन, ऐसी चीज़ जो बड़ी ही, समझ गए, छुपी हुई हो, सबसे सीक्रेट हो। इसका एक एडवांस सिनोनिम है सरप्टिशियस। सरप्टिशियस ये वर्ड आर्टिकल में देखने वाले हैं। स्टेल्दी, कोवर्ड, अल्टीरियर सभी इसके सिनोनिम्स हैं, लेकिन आज ये वर्ड आएगा। द सोल्जर वॉज ऑन अ क्लैंडस्टीन या सीक्रेट या सरप्टिशियस मिशन एट एन ओवरसीज लोकेशन। जो फौजी था वो एक सीक्रेट मिशन पे था, एक विदेशी धरती पे, ओवरसीज लोकेशन पे। ठीक है, सरप्टिशियस। चलो थोड़ा एडवांस वर्ड है, बहुत दिन बाद भी आया ये वर्ड। सेकंड लास्ट वर्ड आज का इक्वानिमिटी। बड़ा आसान वर्ड है ये बना है इक्वल प्लस में एनिमस से। एनिमस मतलब माइंड या हार्ट, इक्वल मतलब बराबर। अगर आपका माइंड जो बैलेंस में रहता है तो आपके पास इक्वानिमिटी है। अगर आप खुशी में बहुत ज़्यादा नाचने नहीं लगते हो, थोड़ी सी परेशानी आने पे डिप्रेशन में नहीं आ जाते हो, तो आपके पास है इक्वानिमिटी, क्योंकि इक्वल है आपका एनिमस। समझ में आ गया वर्ड, ऐसे याद रखना है इसको। यूनानिमस, इक्वानिमस, ये सारे वर्ड जो हैं एनिमस रूट से बने हुए हैं, माइंड से बने हुए हैं या हार्ट से बने हुए हैं। हिज सेंस ऑफ ह्यूमर अलाउड हिम टू फेस एडवर्सरीज विद इक्वानिमिटी। उसका जो सेंस ऑफ ह्यूमर था, उसकी जो हंसाने की या बातें करने की जो कला थी, वो अलाउ करती थी उसको अपने सभी दुश्मनों को एक बैलेंस्ड माइंड से फेस करने की, इक्वानिमिटी के साथ में सबको डील करने की। चलिए, कामनेस, कंपोजर, ट्रैंक्विलिटी, पीस, सब शांति के और बैलेंस ऑफ माइंड के जो है सिनोनिम्स हैं। चलिए, आज का लास्ट वर्ड है पेडागोजी। पेडागोजी का मतलब होता है प्रोफेशन ऑफ टीचिंग। ये वर्ड कैसे बना है? अगोग, अगोग का मतलब है लीडर, पेड का मतलब है बच्चा। ऐसा आदमी जो बच्चों को लीड करे वो होता है पेडागोग। समझ में आ रही है बात? और बच्चों को वही लीड करता है जो बच्चों का टीचर हो, है ना। तो पेडागोजी का मतलब है द प्रोफेशन ऑफ टीचिंग, पढ़ाने का जो प्रोफेशन है। पेडागोजी शुड बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इम्पॉर्टेंट प्रोफेशन इन डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडिया। जो टीचिंग है उसको रिकॉग्नाइज़ किया जाना चाहिए एक महत्वपूर्ण प्रोफेशन के तौर पे, और कहाँ पे? डेवलपिंग कंट्रीज़, इंडिया जैसी विकासशील देश, भारत जैसे। तो यहाँ पे टीचिंग को एक रिस्पेक्टफुल जॉब माना जाना चाहिए, है ना। माना जाता नहीं है वैसे। कोचिंग और ट्यूटरिंग इसके सिनोनिम्स हैं पेडागोजी के, ये वर्ड आर्टिकल में आएगा। चलिए, 5, 6, 7 वर्ड्स हैं, डिटेल में हो गए हैं। अब आ जाओ आर्टिकल पे। एक समरी आपको दें किस बारे में लिखा हुआ है। देखिए, समरी ये है कि अपनी गवर्नमेंट ने ना, करंट गवर्नमेंट ने बड़े ही चुपचाप तरीके से एनसीईआरटी की किताबों में से, 10वीं 8वीं 12वीं वालों की किताबों में से हिस्ट्री में से कुछ चैप्टर को गायब कर दिया। अब ये चैप्टर्स किस पे थे? 2002 के गुजरात दंगों पे। और किस पे थे? नाथूराम गोडसे ने जो गांधी को गोली मारी थी, तो गोडसे और आरएसएस उसके बैन लगने पे, जो गांधी जी की हत्या के बाद आरएसएस पे बैन लगा था। फिर ये थे मुगल्स की हिस्ट्री पे, पूरी हिस्ट्री को ही निकाल दिया गया। तो इस तरह के काम किए गए हैं। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि हिस्ट्री से छेड़छाड़ करना बच्चों के साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए ठीक नहीं है। जो भी हिस्ट्री है उनको पढ़ाई जाए उनकी एज और उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से। बच्चे जिस जिस स्टैंडर्ड में आगे आगे बढ़ रहे हैं, उनको अच्छी और बुरी हर तरह की हिस्ट्री उनको बताई जाए। अगर बच्चों से उनकी हिस्ट्री और उनकी आइडेंटिटी छीन लोगे, तो आप एक ऐसी यंगर जनरेशन पैदा करोगे जो मिस इन्फॉर्म्ड होगी, जिनको पता ही नहीं होगा कि हमारे साथ हुआ क्या है। तो ये बहुत गलत डिसीजन है। सरकार को इस डिसीजन को वापस लेना चाहिए, और कोई भी आपको करिकुलम में बदलाव लाना हो तो वाइडर और ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशंस करें, विद्वानों को बुलाएं, स्कॉलर्स को बुलाएं, और उनके हिसाब से ही सिलेबस को चेंज करें। आज की टोन है कुछ हद तक क्रिटिसाइजिंग, सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहा है, साथ में सजेशन भी दे रहा है अपनी गलती सुधारने का। चलिए अब शुरू करते हैं। इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। कह रहे जी, द आर्बिट्रेरी एंड सरप्टिशियस डिलीशन ऑफ सेवरल पोर्शंस फ्रॉम वेरियस टेक्स्ट बुक्स by the NCERT, National Council of Educational Research and Training, betrays bad faith and lack of professionalism। इतना ही पढ़ते हैं। कह रहे जो डिलीशन है
डिलीट करने का काम है, जो आर्बिट्रेरी भी है, सरप्टिशियस भी है। आर्बिट्रेरी आप देख चुके हैं, मूडी, मनमाना, है ना, अपने हिसाब से किया हुआ। और सरप्टिशियस मतलब एकदम सीक्रेट तरह से, है ना, किसी को बिना बताए चुपचाप। कह रहे जी मनमाने तरीके से और चोरी छुपे किया हुआ जो डिलीशन है, बिना किसी को बताए किया हुआ, क्लैंडस्टाइन तरीके से किया हुआ जो हटाने का काम है, बहुत सारे हिस्सों को, सेवरल पोर्शंस को। और कहाँ से? अलग अलग टेक्स्ट बुक्स में से, अलग अलग बच्चों की किताबों में से। और ये किसके द्वारा है पूरा काम? ये पूरा काम है एनसीईआरटी नाम की संस्था के द्वारा। कह रहे ये जो काम है ना डिलीशन का, इस तरीके का, कह रहे ये बिट्रे करता है, ये सबके सामने रिवील करता है। बिट्रे करना मतलब किसी चीज़ को सबके सामने प्रकट करना। कह रहे जी प्रकट करता है, रिवील करता है, एक तो बैड फेथ को, आपकी बुरी मंशा को, और दूसरा लैक ऑफ प्रोफेशनलिज्म को, आपकी प्रोफेशनलिज्म की कमी को। तो ये दोनों ही चीज़ें एनसीईआरटी हमें दिखाता है। कह रहे लेकिन बट इन द प्रिवेलिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट इट इज़ नॉट एंटायरली सरप्राइजिंग। कह रहे लेकिन प्रिवेल करते हुए एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल क्लाइमेट में, राजनीतिक परिवेश में, ये पूरे तरीके से सरप्राइजिंग नहीं है। ये चीज़ ज़्यादा जो है अचंभे देने वाली नहीं है। हमें पता ही है सरकार ऐसी ही बैठी है जिसको हिस्ट्री को तोड़ने मरोड़ने में बड़ा मज़ा आता है। आगे बात समझ में सेंटेंस की। डिलीशन आपका सब्जेक्ट है, बिट्रेज इसकी वर्ब है। बिट्रे वर्ड के दो मीनिंग्स होते हैं। पहला मीनिंग होता है जी किसी चीज़ को गलती से दिखा देना। जैसे आपका दोस्त है, उसका नुकसान हो गया। अब वैसे तो आपका दोस्त है, आपको दुखी होना चाहिए, लेकिन आपके उस नुकसान की वजह से आपके चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल आई, एक कुछ सेकंड्स के लिए। और वो स्माइल जो है ना, जिसने उस स्माइल को देख लिया, वो स्माइल आपके अंदर की ट्रू फीलिंग्स को बिट्रे कर रही है। समझ पा रहे हो कि नहीं पा रहे हो? बिट्रे वर्ड का नॉर्मल मीनिंग तो होता है किसी को चीट करना, धोखा देना, गद्दारी करना। लेकिन दूसरा मीनिंग ये होता है कि अपनी बॉडी लैंग्वेज से किसी चीज़ को गलती से इंटेंशनली, अनइंटेंशनली सबको बता देना। आप अपनी दोस्त के सामने अपना दुख तो दिखा रहे हो, लेकिन आपकी स्माइल थी ना, उससे आपके अंदर की ट्रू फीलिंग्स आपने बिट्रे कर दी। तो ये बिट्रे ही कर रहा है, ये जो पूरा काम हुआ है ना डिलीशन, वो गलती से दिखा रहा है कि सरकार जो है या एनसीईआरटी जो है कितना प्रोफेशनलिज्म की कमी है उसमें, और कितना बुरी भावना से वो टेक्स्ट बुक को डिज़ाइन करता है। चलिए, सरप्टिशियस आप देख चुके हैं, क्लैंडस्टाइन, अल्टीरियर, छुपा हुआ है। आर्बिट्रेरी मतलब विम्सिकल, डिस्क्रिशनरी, मनमाने तरीके से किया हुआ काम। और इसमें कौन सा देखने वाला वर्ड है? प्रिवेलिंग, जो डोमिनेट कर रहा हो, रूल कर रहा हो, वही प्रिवेलिंग होता है। आजकल का जो पॉलिटिकल जो क्लाइमेट है, प्रिवेलिंग क्लाइमेट की बात कर रहा है। और आगे बढ़ते हैं। कह रहे द रूलिंग बीजेपी या भारतीय जनता पार्टी हैज़ मेड द क्रिएशन ऑफ ए न्यू नॉलेज इकोसिस्टम अक्रॉस ऑल फील्ड्स सेंट्रल टू इट्स पॉलिटिक्स। कह रहे जी ये इसलिए सरप्राइजिंग नहीं है ऊपर वाली चीज़, क्योंकि जो रूलिंग बीजेपी है, वो पार्टी जो देश में रूल कर रही है, जिसकी सरकार बनी हुई है, कह रहे जी इसने बना लिया है, मेक कर दिया है क्रिएशन को, बना लेने के काम को। और किसके? एक नए नॉलेज इकोसिस्टम के, एक नए नॉलेज के पूरे सिस्टम के। और कहाँ पे? सभी फील्ड्स में। और क्या बना लिया है? भी इन्होंने बना लिया है इस नए नॉलेज इकोसिस्टम के क्रिएशन को सेंट्रल, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट अपनी पॉलिटिक्स का हिस्सा। कहने का मतलब क्या है कि रूलिंग बीजेपी जो है ना, उन्होंने ये जो क्रिएशन ऑफ न्यू इकोसिस्टम है नॉलेज का, इस काम को सबसे इम्पोर्टेंट या सेंट्रल बना लिया है अपनी राजनीति में, अपनी पॉलिटिक्स में। इनकी पूरी कोशिश यही रहती है कि नॉलेज इकोसिस्टम को ब्रेक किया जाए और अपने हिसाब से एक नया नॉलेज इकोसिस्टम बनाया जाए, जिसमें हम जो बताएंगे वो लोगों को पता लगे, है ना, नॉलेज का इकोसिस्टम अलग हो। बीजेपी की वर्ब है हैज़ मेड, और इसमें कुछ देखने वाला है नहीं। मेक समथिंग सेंट्रल टू समथिंग, किसी चीज़ को, किसी चीज़ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बना लेना, सेंट्रल पार्ट बना लेना, है ना, ऐसे फ्रेज यूज़ किया गया है। अब बताएगा क्या क्या हटाया गया, डिलीट किया गया। कह रहा है जी अमंग द की डिलीशंस विच द एनसीईआरटी डिस्क्राइब्स एज रेशनलाइजेशन ऑफ सिलेबस आर रेफरेंसेड टू द डिसलाइक ऑफ हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट फॉर गांधी। कह रहा है जी उन की डिलीशंस में, उन सबसे इंपॉर्टेंट जो डिलीशन जो हुए गए हैं, जो हटाई गई हैं चीज़ें, कह रहा है जी जिसको एनसीईआरटी डिस्क्राइब करता है, जिनको एनसीईआरटी परिभाषित करता है सिलेबस के रेशनलाइजेशन के तौर पे। रैशनलाइजेशन का मतलब किसी चीज़ को रैशनल बनाना, किसी चीज़ को और ज़्यादा लॉजिकल बनाना, किसी चीज़ को सही बनाना, है ना, वक्त की ज़रूरत के हिसाब से। तो कह रहा है जी एनसीईआरटी जिन चीज़ों को वक्त की ज़रूरत के हिसाब से सही बता रहा है, कह रहा है इन डिलीशंस में से कुछ चीज़ें वो हैं आर, एक तो है रेफरेंसेस, रेफरेंस का मतलब है इशारा। एक तो है वो इशारे, वो रेफरेंसेस जो हैं नफ़रत के, हिंदुत्व एक्सट्रीमिस्ट की महात्मा गांधी के लिए।
तो सारे ऐसे जो नफरत के जितने भी किस्से थे महात्मा गांधी के लिए, वो सारे के सारे निकाल दिए गए हिस्ट्री में से। और क्या निकाल दिया गया? अ बैन ऑन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आफ्टर हिज असैसिनेशन। जो आरएसएस पे बैन लगा था गांधी जी की हत्या के बाद, उस बैन के रेफरेंस को भी निकाल दिया गया। और क्या निकाल दिया गया? एंटायर चैप्टर्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ द मुगल्स। पूरे के पूरे चैप्टर निकाल दिए गए मुगलों की हिस्ट्री पे। और क्या निकाल दिया गया? रेफरेंसेस टू 2002 कम्युनल राइट्स इन गुजरात। 2002 के गुजरात के दंगों में जो रेफरेंस हुए थे वो भी निकाल दिए गए। और भी कुछ चीज़ें निकाली हैं, जैसे कि द नक्सलाइट मूवमेंट, नक्सली मूवमेंट जो चल रही है कंट्री में, और द एमरजेंसी एंड डिस्कशंस ऑन सोशल मूवमेंट्स। जो एमरजेंसी हुई ही 1975 में है ना, इंदिरा गांधी के वक्त में, और जो डिस्कशंस हुई हैं कई सारी जो सोशल मूवमेंट्स पे, कई सारी जो सोशल मूवमेंट्स हमने आज़ाद भारत की हिस्ट्री में देखी हैं। तो ये सब की सब चीज़ें जो है ना इम्पॉर्टेंट जो है हटाई गई चीज़ों में से एक है। ठीक है, सेंटेंस के स्ट्रक्चर देख लेते हैं। रेफरेंसेस, एंटायर चैप्टर्स, रेफरेंसेस और डिस्कशंस, इन सब की वर्ब है आर। ये चारों चीज़ें जो है ना, दीज आर अमंग द की रिलेशंस। ऐसे सेंटेंस बना हुआ आपका। और एनसीईआरटी की वर्ब है डिस्क्राइब्स। रेफरेंस यानी कि किसी चीज़ की तरफ इशारा, और उसके बाद में टू नाम का फिक्स प्रपोजिशन आप यूज़ करते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। थोड़ा लंबा सेंटेंस था लेकिन आसान है अगर इस तरीके से इसको आप ब्रेक करके पढ़ेंगे तो। कह रहे जी, हिस्ट्री टेक्स्ट हैव बीन टारगेटेड इन पर्टिकुलर and 250 historians from leading Indian and foreign universities have pointed out that those who prepared them through a process of consultation and wide-ranging discussions were all kept in the dark. कह रहे जी, हिस्ट्री के टेक्स्ट को टारगेट किया गया है, खास करके हिस्ट्री की किताबों को टारगेट किया गया है इन पर्टिकुलर। और 250 जो हिस्टोरियंस हैं दुनिया भर की और भारत की लीडिंग यूनिवर्सिटीज़ में से, भारत की लीडिंग समझ गए ना, यूनिवर्सिटीज़ में से, कॉलेजेस में से, कह रहे जी इन्होंने पॉइंट आउट किया, इशारा किया है दैट वो ये कि वो लोग दोज जिन्होंने प्रिपेयर किया था, जिन्होंने बनाया था इन सभी चीज़ों को, इन किताबों को, प्रिपेयर देम। कह रहे और कैसे? एक प्रोसेस के जरिए जो थी बातचीत की, कंसल्टेशन की, और वाइड रेंजिंग कंसल्टेशंस की या डिस्कशंस की, है ना, बड़े स्केल पे डिस्कशंस की। कह रहे उन लोगों को ही सभी को रखा गया है अंधेरे में, इन द डार्क। तो हिस्टोरियंस अब यही कह रहे हैं कि बातचीत तो हमसे की थी सिलेबस को चेंज करने की, लेकिन हमने जो बताया वो इन्होंने चेंज नहीं किया और अपने हिसाब से हमें एक अंधेरे में रख करके अपने हिसाब से किताबें बदल दी। टेक्स्ट की वर्ब है हैव बीन टारगेटेड। हिस्टोरियंस की वर्ब है हैव पॉइंटेड आउट। यूनिवर्सिटीज़ किसी की वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है ना। हिस्टोरियंस की वर्ब है हैव पॉइंटेड आउट। दोज की वर्ब है वर केप्ट, और हु की वर्ब है प्रिपेयर्ड। चलिए और आगे बढ़ते हैं। टू कीप समवन इन द डार्क मतलब किसी को अंधेरे में रखना, पता ही ना लगने देना। कह रहे दीज चेंजेस आर नॉट लिमिटेड टू स्कूल टेक्स्ट बुक्स। कह रहे ये बदलाव लिमिटेड नहीं है, सीमित नहीं है स्कूल की किताबों तक, स्कूल टेक्स्ट बुक तक। इसके अलावा भी और बदलाव किए गए हैं। और कैसे? कह रहे द यूजीसी ड्राफ्ट सिलेबस फॉर बैचलर लेवल हिस्ट्री हैज़ ऑल्सो बीन ऑल्टर्ड, लीडिंग टू अ पेनली प्रेजुडिस्ड एंड इरेशनल परसेप्शन ऑफ आवर पास्ट अकॉर्डिंग टू द इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस। कह रहे जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन है, जो यूनिवर्सिटीज़ को रेगुलेट करती है, कह रहे इसका जो ड्राफ्ट सिलेबस है ना, इसका जो इस साल का प्रपोज सिलेबस है, और किसके लिए? बैचलर लेवल हिस्ट्री के लिए, बीए की पढ़ाई में हिस्ट्री के जो है ऑप्शनल हिस्ट्री के लिए। कह रहे जी इसका जो सिलेबस है वो भी बदल दिया गया है, ऑल्टर कर दिया गया है। और कैसे? लीड टू करते हुए, इस चीज़ की तरफ ले जाते हुए, एक ऐसे प्लेनली प्रेजुडिस्ड और इरेशनल परसेप्शन की तरफ, एक ऐसे नज़रिए की तरफ जो साफ तरीके पे मनमाना है, प्रेजुडिस्ड है, बायस्ड है ना, भेदभाव वाला है, और इरेशनल है, लॉजिकल है, बेवकूफ़ी भरा है, इलॉजिकल है ना, ऐसे परसेप्शन की तरफ लीड करते हुए हमारे पास्ट का। अब अगर आप अपना पास्ट पढ़ोगे तो उसमें आपको बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन, प्रेजुडिस और जो है बेवकूफ़ी मिलेगी, रैशनैलिटी आपको देखने को मिलेगी। और ये किसके हिसाब से है? ये बात जो कही है, ये कही है इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस नाम की संस्था ने, उसके हिसाब से। चलिए, यूजीसी ड्राफ्ट सिलेबस की वर्ब है हैज़ बिन ऑल्टर्ड। ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, बदलाव लेकर के आना, ट्रांसफॉर्म करना किसी चीज़ को। प्रेजुडिस्ड आप समझ गए हैं, बायस्ड हो, डिस्क्रिमिनेटरी हो, भेदभाव से भरा हो। इरेशनल मतलब इलॉजिकल, ल्यूडिक्रस, सिली या एब्सर्ड। परसेप्शन आपका नज़रिया होता है, व्यू पॉइंट होता है, आउटलुक होता है, या किसी चीज़ को लेकर के आपका विजुअलाइजेशन होता है। चलिए आगे बढ़ें। ये सारे वर्ड्स आप शुरू में देख चुके हो ना, सारे वर्ड्स शुरू के अंदर आ चुके हैं। कहाँ है परसेप्शन नाम का वर्ड? जस्ट अ मिनट, है ना, ये रहा। पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट, परसेप्शन, है ना, सब के सब आपने शुरू में देख लिए।
चलो अब नेक्स्ट जो आ जाओ सेंटेंस पे। अब यहाँ पे बात करेगा आपसे कि क्या क्या किया जा सकता है सिलेबस को सही करने में। एक सेंटेंस ऊपर रह गया है, कह रहा है द NCERT हैज़ sought to characterize its failure to be transparent as an oversight। कह रहे हैं NCERT जो है उसने कोशिश की है, हैज़ sought, सीक की थर्ड फॉर्म है यहाँ पे sought। सीक का मतलब है किसी चीज़ को पाने की या किसी काम को करने की कोशिश करना। तो NCERT ने कोशिश की है कि वो कैरेक्टराइज करे, चित्रण करे अपने इस फेलियर का, अपनी इस नाकामयाबी का, और किस काम की, ट्रांसपेरेंट होने की। तो जो ट्रांसपेरेंट होकर के इसने नहीं बताया सब चीज़ों को, अपनी इसका जो फेलियर है ट्रांसपेरेंसी दिखाने में, उसको चित्रित करे ये, और कैसे, एक भूल के तौर पे, ओवरसाइट के तौर पे। NCERT ने ये बोला कि गलती हो गई, हम आपको बता नहीं पाए चेंज करने से पहले, है ना, ट्रांसपेरेंसी नहीं रख पाए। कह रहा बट रिमेन्स फर्म ऑन द रिवीजन, लेकिन NCERT बिल्कुल फर्म बना हुआ है, बिल्कुल मजबूत बना हुआ है इस रिवीजन को लेके। NCERT ये नहीं कह रहा कि रिवीजन गलत है, वो यही कह रहा है कि रिवीजन तो बिल्कुल ठीक है। समझ आ गया सेंटेंस? NCERT की दो वर्ब्स हैं, हैज़ sought, दूसरी वर्ब है रिमेन्स। कैरेक्टराइज मतलब चित्रित करना किसी चीज़ को, है ना, कैरेक्टर उसका जो है डिस्क्राइब करना। ओवरसाइट मतलब आपकी भूल, आपकी मिस्टेक, आपका लैप्स। ओवरसाइट के वर्ड का एक और मीनिंग भी होता है किसी का सुपरविजन, किसी की निगरानी, है ना। एक ही वर्ड है, दोनों मीनिंग्स रखता है, निगरानी के लिए भी और जो आपकी भूल के लिए भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको बताएगा सोल्यूशंस क्या क्या हो सकते हैं। कह रहा है जी नॉलेज एक्सपैंड्स कंटिन्यूसली एंड सिलेबस रिवीजन इज़ एसेंशियल फॉर अ रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम। कह रहा है जी नॉलेज एक्सपेंड करता है बहुत तेज़ी से, नॉलेज जो है बदलता है और उसका दायरा बड़ा होता है बहुत जो है लगातार तरीके से, और सिलेबस का रिवीजन जो है वो एसेंशियल होता है, ज़रूरी होता है एक रोबस्ट एजुकेशन सिस्टम के लिए, एक मजबूत एजुकेशन के सिस्टम के लिए। कह रहा है व्हाट इज़ टॉट टू द यंगर जनरेशन इज़ अ कलेक्टिव डिसीजन ऑफ अ सोसाइटी इन विच फॉर्मल एजुकेशन इज़ अ क्रिटिकल पार्ट। कह रहे जो चीज़ पढ़ाई जाती है, व्हाट इज़ टॉट, जो चीज़ पढ़ाई जाती है, और किसको, यंगर जनरेशन को। अब देखो इस पूरे क्लोज की वर्ब है इज़। कह रहा है जो चीज़ पढ़ाई जाती है बच्चों को, वो होता है एक कलेक्टिव डिसीजन, मिला जुला फैसला पूरे समाज का। और कह रहा है जिसमें फॉर्मल एजुकेशन जो है, स्कूल की जो शिक्षा है, वो एक क्रिटिकल पार्ट होती है, महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। वट की वर्ब है इज़ टॉट, पूरे क्लोज की वर्ब है इज़, एजुकेशन की वर्ब है इज़। कह रहा है द वैल्यूज़ एंड एथिक्स of the collective are reflected in education which evolve over time। कह रहे जो वैल्यू और एथिक्स हैं, जो आपके मूल्य और आपके एथिक्स हैं, आपके नैतिकताएं, कह रहे और किसकी, कलेक्टिव की, पूरे समाज के मिले जुले कलेक्शन की। कह रहे वो दिखाई देती हैं हमारी एजुकेशन में, हमारी शिक्षा के, हमारी जो है किताबों में। और कह रहे ये वही वैल्यूज़ और एथिक्स हैं जो इवॉल्व करते हैं, जो विकसित होते हैं, डेवलप होते हैं ओवर टाइम, वक्त के साथ में। तो चेंज आना तो लाजमी सी बात है, किताबों में चेंज आना ही चाहिए और ज़रूरी भी है। हमारे वैल्यू और एथिक्स बदलेंगे, वही एजुकेशन सिस्टम को हमें चेंज करके उसको दिखाना भी होगा। वैल्यू एथिक्स की वर्ब है आर रिफ्लेक्टेड, और इनके लिए आया विच, और विच की वर्ब है इवॉल्व। विच एजुकेशन के लिए नहीं आया है, वैल्यू और एथिक्स के लिए आया है। सेंटेंस को थोड़ा और क्लियर बना के रखा जा सकता था, जिसमें विच वैल्यू और एथिक्स के पास में होता। आई बात समझ में? रिलेटिव प्रोनाउन को वहीं पे आप प्लेस करें जहाँ पे उसका एंटीसीडेंट हो, उसके पास में प्लेस करें। तो यहाँ पे विच को अगर आप एजुकेशन के पास रख रहे हैं तो रीडर जो है हो सकता है इसको एजुकेशन से कनेक्ट करने लगे, लेकिन वर्ब देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा ये वैल्यू और एथिक्स के लिए रखा गया है। तो इसको एक्चुअल में आपको इन वर्ड्स के आसपास रखना चाहिए था। रिफ्लेक्ट करना मतलब दिखाना। चलिए इवॉल्व समझते हैं ना, किसी चीज़ का डेवलपमेंट, किसी चीज़ में प्रोग्रेस, है ना। कह रहे इन इंडिया एजुकेशन हैज़ इवॉल्व्ड विद एन एम टू प्रमोट नेशनल इंटीग्रेशन, क्रिटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक टेम्पर। कह रहे अगर भारत में बात करें तो एजुकेशन जो है इवॉल्व की गई है, इवॉल्व करवाई गई है इस एम के साथ में कि हम प्रमोट करें तीन चीज़ों को, देश की यूनिटी को, आपकी सोचने की क्षमता को, क्रिटिकल थिंकिंग को, और वैज्ञानिक मिजाज को, साइंटिफिक टेम्पर को। इन तीनों चीज़ों को प्रमोट करने के लिए हम सिलेबस को चेंज करते हैं, है ना। बच्चे अच्छे से सोचें, भारत के लिए यूनिटी की बात करें, और साइंटिफिक टेम्पर हमें ज़्यादा से ज़्यादा पनपे। एजुकेशन की वर्ब है हैज़ इवॉल्व, टेम्पर, डिस्पोजिशन, मूड, टेनर, मिजाज, है ना। चलिए कह रहे जी एज एनी सोसाइटी मैच्योर्स इट माइट बी एबल टू प्रोसेस डार्कर एपिसोड्स ऑफ द पास्ट विद मोर इक्वानिमिटी। कह रहे जैसे जैसे कोई सोसाइटी मैच्योर करती है, समाज जो है परिपक्व होता है जैसे जैसे, तो ये जो है ना एबल होता है, सक्षम होता है कि ये प्रोसेस करे अपने और काले चैप्टर्स को और काली हिस्ट्री को जो है पास्ट की, और बैलेंस्ड माइंड के साथ में, विद मोर इक्वानिमिटी के साथ में।
तो मेच्योर सोसाइटीज़ में जो गलतियाँ भी होती हैं पास्ट की, उनको भी सही बैलेंस माइंड के साथ में बच्चों को पढ़ाया जाता है। जर्मनी में जाओगे तो हिटलर की हिस्ट्री को वहाँ से बच्चों से छुपा के नहीं रखा गया, उनको बताया गया कि ये हिटलर था और इसने ये गलत काम किए थे, जर्मनी का नाक कटवाई थी जर्मनी की पूरी दुनिया में। तो बैलेंस माइंड से अपनी पास्ट के डार्कर चैप्टर्स को हम अप्रोच करना सीखते हैं मैच्योर सोसाइटीज़ में। ऑफकोर्स सोसाइटी की वर्ब है मैच्योर्स, इट की वर्ब है माइट बी, इक्वानिमिटी आप समझते हैं, इक्वल प्लस में एनिमस, बैलेंस ऑफ माइंड, है ना। चलिए, कह रहे देयर इज ऑल्सो द क्वेश्चन ऑफ डिसाइडिंग द अप्रोप्रिएट लेवल्स एट विच लर्नर्स आर इंट्रोड्यूस टू वेरियस लेवल्स ऑफ नॉलेज। कह रहे ये भी सवाल है कि ये भी क्वेश्चन है डिसाइड करने का उन सही लेवल्स को, उन सही जो सभी सही स्टैंडर्ड्स को। लेवल्स क्या है यहाँ पे, स्टैंडर्ड्स हो गए। आप 6वें स्टैंडर्ड में हैं, 8वें स्टैंडर्ड में हैं, 10वीं क्लास में हैं, 12वीं क्लास में हैं। कह रहे वो लेवल जहाँ पे लर्नर्स को इंट्रोड्यूस किया जाता है अलग अलग लेवल ऑफ नॉलेज से, अलग अलग लेवल ऑफ जो है ज्ञान से, है ना। तो किसी बच्चे को 2nd क्लास में मुगल हिस्ट्री पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है, किसी चौथी के बच्चे को 2002 के राइट्स के बारे में पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अलग अलग लेवल्स पे आपको अलग अलग बच्चों को शिक्षा या नॉलेज को इम्पार्ट करना होता है ना। तो ये सवाल भी बना हुआ है। क्वेश्चन की वर्ब है इस, लर्नर्स की वर्ब है आर इंट्रोड्यूस्ड। कह रहे जी फॉर ऑल दीज रीजन्स टेक्स्ट बुक्स एंड पेडागोजी नीड टू बी रिवाइज पीरियोडिकली। कह रहे ऊपर वाले सभी रीजन्स के लिए जो हमने पढ़े हैं, इन सभी बातों की वजह से टेक्स्ट बुक और पेडागोजी जो है, टीचिंग जो है और किताबें जो हैं, उनको रिवाइज करने की ज़रूरत है बार बार पीरियोडिकली, हर कुछ सालों से। टेक्स्ट बुक और इन दोनों की वर्ब होगी नीड्स। कह रहे द ट्रबल इज व्हेन दिस एक्सरसाइज इज कैरिड आउट इन अ पॉलिटिकली पार्टीशन मैनर एंड इन डिसरिगार्ड ऑफ एक्सपर्टीज। कह रहे अब ट्रबल यही है, चेंज तो करना ही है, हमें पता ही है, होना भी चाहिए। समस्या यही है जब ये एक्सरसाइज जो है कैरिड आउट होती है, अंजाम दी जाती है पैसिव वॉइस में, एक पॉलिटिकल पार्टीशन मैनर में, राजनीतिक तौर पे भेदभाव वाले तरीके से, और डिसरिगार्ड के साथ में अवहेलना करते हुए एक्सपर्टीज़ की, विद्वानों की विद्वानता की। एक्सपर्टीज़ मतलब आपकी प्रोफिशेंसी, आपकी विद्वानता, कितने आप एक्सपर्ट हैं किस फील्ड में। तो जब आप चेंज सिलेबस ऐसा करते हो कि किसी राजनीतिक पार्टी के नैरेटिव को फ़ायदा मिले और जो विद्वान कह रहे हो, हिस्टोरियंस कह रहे हो, उस फील्ड के जो स्कॉलर्स हों, उनको आप डिसरिगार्ड कर रहे हो, उनकी बात को अनसुना कर रहे हो। ट्रबल की वर्ब है इज़, एक्सरसाइज की वर्ब है इज़ कैरिड आउट। कैरी आउट करना, अंजाम देना किसी काम को। पैसिव वॉइस लगा हुआ है इज़ प्लस में वर्ब की 3rd फॉर्म। एक्सपर्टीज़ आप समझ गए हैं, प्रोफिशिएंसी आपकी स्किल्स। करेक्ट टर्न्स आउट टू बी टॉक्सिक व्हेन स्ट्राइफ नॉट हार्मनी इज़ प्रमोटेड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन। कह रहे हैं कि ये पूरी एक्सरसाइज टॉक्सिक हो जाती है, जहरीली हो जाती है, जब स्ट्राइफ जो है, जब आपसी झगड़ा या फ्रिक्शन जो है, ना कि हार्मनी, ना कि आपसी सहयोग। कह रहे जब झगड़े को प्रमोट किया जाता है फॉर्मल एजुकेशन के जरिए, औपचारिक शिक्षा के जरिए। जब आप शिक्षा के जरिए स्ट्राइफ को प्रमोट करेंगे, आप ये दिखाएंगे कि देखो मुगलों की हिस्ट्री जो है, मुगल ने हमारे पे बड़ा अत्याचार किया, उनकी हिस्ट्री को हमें नहीं पढ़ना है ना। किसी के लिए आप डिस्कॉर्ड, डिसएग्रीमेंट, रैंकर, अपने अंदर की कड़वाहट को दिखाएंगे बजाय हार्मनी के, तो तब ये पूरी प्रोसेस टॉक्सिक हो जाएगी। किताबों को बदलने की जो पूरी प्रोसेस है वो जहरीली हो जाएगी। टॉक्सिक आप समझते हैं जो चीज़ जहरीली हो, है ना। अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ किए हैं, नए पहली बार देख रहे होंगे आप ये स्ट्राइफ जैसे वर्ड्स, है ना। इट की वर्ब है टर्न्स, टर्न आउट का मतलब है निकल करके आना। स्ट्राइफ की वर्ब है इज़ प्रमोटेड। चलिए, कह रहे जी इंडियाज़ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑलमोस्ट एंटायरली ऑन एजुकेटिंग इट्स bursting young population with vocational and social skills and shaping youngsters into caring citizens of a pluralistic nation। कह रहे भारत का विकास और डेवलपमेंट जो है वो डिपेंड करता है लगभग पूरी तरीके से, ऑलमोस्ट एंटायरली, और किस चीज़ पे, ऑन लगा के बता रहे हैं, शिक्षा देने पे इसके बर्स्टिंग यंग को, इसकी उभरती हुई, एक्सप्लोड करती हुई, बर्स्ट करती हुई, फटती हुई, बड़ी संख्या में पैदा होती हुई यंग पॉपुलेशन को। बर्स्ट समझ गए ना, एकदम एक बर्स्ट आया अपने यहाँ पे, है ना, विस्फोट सा आया यंग पॉपुलेशन का। तो यंग पॉपुलेशन को आप कैसे ट्रेन करेंगे ना, इसी के ऊपर हमारा पूरा फ्यूचर और ग्रोथ और डेवलपमेंट टिका हुआ है। और किस चीज़ के लिए ट्रेन करेंगे, ये ट्रेन करेंगे, एजुकेट करेंगे वोकेशनल और सोशल स्किल से। और ये दूसरी चीज़ पे डिपेंड करता है, वो है शेप करना यंगस्टर्स को एक ऐसे सिटीजन्स में जो केयरिंग है, जो केयर करते हैं समाज की। और ये होंगे एक प्लूरलिस्टिक नेशन के, एक ऐसे देश के जिसमें बहुत सारे तरह के लोग एक साथ रहते हैं, डाइवर्स जो जिसका कल्चर है। प्लूरलिस्टिक नेशन है, ना यहाँ पे सिर्फ हिंदू है, ना मुस्लिम है, ना यहाँ पे सिर्फ राइट विंग के लोग हैं, ना हर तरह के लोग हैं यहाँ पे, है ना। चलिए,
सेंटेंस थोड़े से आपको हो सकता है बड़े बड़े और अजीब लग रहे हो, लेकिन आसान है, ब्रेक करके पीस बाय पीस पढ़ो। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, एजुकेटिंग द यंग एंड शेपिंग यंगस्टर्स, है ना, एजुकेटिंग द यंग एंड शेपिंग यंगस्टर्स। चलिए, बर्स्ट का मतलब आप समझ गए हैं, फटते हुए, है ना, एक्सप्लोर करती हुई पॉपुलेशन है अपनी। कह रहा जी दे शुड लर्न हिस्ट्री विद द एम ऑफ नॉट रिपीटिंग इट्स ट्रेजेडीज इन ऑर्डर टू बिल्ड अ हार्मोनियस फ्यूचर। कह रहा उनको हिस्ट्री को लर्न करना चाहिए, नौजवानों को, इस एम के साथ में जो है ना रिपीट करने का, ना दोहराने का इसकी ट्रेजेडीज़ को, हिस्ट्री की गलतियों को। और क्यों? इस मकसद से, इन ऑर्डर टू, कि बिल्ड करें एक हार्मोनियस फ्यूचर को, एक आपसी सहयोग वाले जिसमें हार्मनी हो, है ना। हार्मनी को हिंदी में क्या बोलते हैं? सब लोग प्यार मोहब्बत से रहते हों, है ना, आपसे कोई फ्रिक्शन ना हो, ऐसा फ्यूचर हो। उसके हिसाब से हमें पढ़ाई करनी चाहिए कि अपनी पुरानी गलतियों को दोहराए नहीं और आगे के फ्यूचर को हार्मनी के साथ में बिल्ड कर सके। दे की वर्ब है शुड लर्न। अब दे किसके लिए आया? दे आया हमारी यंग पॉपुलेशन के लिए, यंगस्टर्स के लिए। कह रहा है देयर शुड बी वाइडर मोर ट्रांसपेरेंट कंसल्टेशन इन शेपिंग द करिकुलम एट ऑल लेवल्स। ये सेंटेंस ऊपर देख ही चुके हो आप। कंसल्टेशंस ऐसी हों जो वाइडर हों और ज़्यादा ट्रांसपेरेंट हों, ज़्यादा पारदर्शी हों, हमारे इस करिकुलम को, हमारे सिलेबस को शेप करने में हर लेवल पे, चाहे स्कूल के लेवल पे, चाहे यूनिवर्सिटी के लेवल पे, विद्वानों को बुला के उनसे बातचीत की जाए खुले तौर पे, उसी के बाद में सिलेबस चेंज हो। चलिए, ये रैपअप करेंगे सेशन को। जल्दी से अपने क्विज़ पे आ जाओ। मेरे को ज़्यादा मुश्किल लगा नहीं पढ़ने में, ये है ना, आसान सा ही है। 8.5 दूंगा इसको 10 में से मैं। तो अपना क्विज़ देख लो फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा है जी, इनमें से कौन से इवेंट को रिमूव नहीं किया गया है एनसीईआरटी किताबों से अभी अभी जो रिवीजन हुआ है उसके दौरान? किस चीज़ को रिमूव नहीं किया गया है? आर्टिकल आपने अच्छे से पढ़ा है, जिस चीज़ की बात नहीं हुई है वो आपका आंसर बनेगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, ढंग से आर्टिकल पढ़ा होगा तो निकाल लोगे 1 सेकंड में आंसर इसका। फर्स्ट कमेंट में आंसर मैंने भी डाल दिया है, वहाँ से मैच कर लो। इसी वीडियो के नीचे जाओ, कमेंट सेक्शन में पहला जो पिंड कमेंट है उसमें आपको मेरा आंसर मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछा है, इनमें से क्या चीज़ें एम रही हैं हमारे एजुकेशन सिस्टम के इवोल्यूशन का, हमारे शैक्षणिक जो सिस्टम है उसके विकास का? तो क्यों हमारा जो इवोल्यूशन होता है एजुकेशन सिस्टम में, किस एम से हम इवोल्यूशन करते हैं? तो आर्टिकल में आपको 3-4 एम्स दिए गए हैं। इनमें से जो जो आपके एम बनते हों, ए बनता हो, बी बनता हो, सी बनता हो, ए बी दोनों बनते हो, ए सी दोनों बनते हो, उस हिसाब से अपना आंसर चूज़ करो। ठीक है, चलो। थर्ड में आपसे पूछा है एक स्टोरी विद अ मोरल लेसन। 2 आपको इसके लिए 1 वर्ड करवाए थे ऑलरेडी, मेरे ख्याल से दोनों आपको याद होंगे। एक भी लिख दोगे तो भी आपका आंसर बन जाएगा। चौथे में पूछा है सिनोनिम आपसे सरप्टिशियस वर्ड का। सरप्टिशियस का मतलब क्या है जी? टनर है, इक्वानिमिटी है या अल्टीरियर है? तीनों ही वर्ड्स आपके, तीनों के मीनिंग आने चाहिए, है ना। और फिर अपना सही वाला आंसर चुनो तीनों के मीनिंग निकालने के बाद। 5वें, 6वें, 7वें में क्लोज टेस्ट है और बड़ा आसान सा है। सही वर्ड को आपको चूज़ करके रखना है और यहाँ पे ग्रामर नहीं, वोकैब लगेगी। ठीक है, साइंटिफिक के बाद में क्या लगेगा? साइंटिफिक डैश एंड दूसरी चीज़ 6वीं क्या हो सकती है ना। और नेवर के बाद में क्या लगा सकते हो आप? तो ये वर्ड्स वाला क्लोज टेस्ट है, यानी कि वोकैब बेस्ड क्लोज टेस्ट है। आसान है ये, कोशिश करोगे तो हो जाएगा। 8वें, 9वें में 2 एरर्स मिलेंगी। एरर्स आपको मिलेंगी इस पार्ट में एक तो, और दूसरी एरर आपको मिलेंगी, ठीक है, इस पार्ट में। हिंट आपको दे दी है, एरर्स को निकाल लो। फर्स्ट कमेंट में आंसर भी डाल दिए हैं, वहाँ से मैच कर लेना। अपने आंसर से मेरे आंसर्स को मैच करना और बताना आउट ऑफ 9 आपको कितने मार्क्स मिले। मुलाकात होगी कल के चैप्टर में, कल के जो है लेसन में। अंटिल देन, कोर्सेज अवेलेबल हैं ऐप पे, जाके फ़ायदा ले सकते हो। टाइम रहते ही कोर्सेज का फ़ायदा लेना है। ऐसा ना हो लास्ट मोमेंट पे आकर के आप मैसेज करें सर 15 दिन रह गए, 1 महीना रह गया। अभी जब वक्त है पढ़ने का तो पढ़ाई पे पूरा ध्यान दो। कंटेंट सारा अवेलेबल है एप्लीकेशन पे, राइटिंग का, एसएससी का और बैंकिंग का। ऐप को जाओ, कमेंट सेक्शन से डाउनलोड करो, फर्स्ट कमेंट से लिंक रखा है। कोई भी क्वेरी हो, ये नंबर है व्हाट्सअप का, टीम से आप मैसेज करके बात कर सकते हैं।